2024 के शुरुआत में आईएलओ और आईएसडी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत में जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उन हर 3 बेरोजगार लोगों में से 2 ऐसे हैं जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, यानी ऐसे ग्रेजुएट्स जिन्हें ग्रेजुएशन किए हुए 2 से 3 साल ही हुए हैं। इस रिपोर्ट में 15 साल से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया था, क्योंकि 15 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को ही लेबर फोर्स कहा जाता है। एक और रिपोर्ट आती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से, जो खुलासा करती है कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच हर 100 में से 45 उन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है जिनकी एज 20 से 24 के बीच में है। सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी एज ग्रुप के लोग पाए गए थे। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने भी आईएलओ और आईएसडी की रिपोर्ट को सही साबित कर दिया कि यंग ग्रेजुएट्स भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। आज का फैक्ट्स एंड फिगर्स का ये एपिसोड बेरोजगारी और नौकरी में धांधली के आंकड़ों से लदा हुआ है, जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। लेकिन मैं आज आपको ये बेरोजगारी पर लेक्चर देने क्यों आया हूं, उसका कारण है 17 सितंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी किसी देश में नहीं हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर वहां की जनता ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया हो। कैसे इस सरकार ने युवाओं को अवसाद के समंदर में डुबोकर बेरोजगारी की लानत भरी जिंदगी जीने को छोड़ दिया, और क्यों ये सरकार नौकरी न देने के बहाने तलाश करती रही है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 2019 में रेलवे एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन आता है लगभग 35,000 वैकेंसीज पर, जिसका प्री लेवल का एग्जाम करवाया जाता है 2 साल बाद 2021 में। 2022 में रिजल्ट आता है, जिसमें धांधली के चलते बच्चे देश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। रेलवे रिजल्ट वापस ले लेता है, फिर से नया रिजल्ट देता है, और इस तरह एक वैकेंसी पूरे होने में 4 साल का समय लग जाता है। इस बीच कई स्टूडेंट्स ओवर एज भी हो जाते हैं। इस वैकेंसी से देश में कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसकी भयानक तस्वीरें भी सामने आई। अब मैं एक और उदाहरण से आपको यह समझाना चाहता हूं कि कैसे सरकार डमी वैकेंसीज का इस्तेमाल करके सरकारी नौकरियों में करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। 2022 में एसएससी सीजीएल में 36,000 वैकेंसीज आती हैं। फिर इसका एग्जाम 2023 में करवाया जाता है। ये एग्जाम 3 फेजेस में कराया जाता है, प्री, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। प्री के बाद मेंस कराया जाता है, लेकिन जब मेंस का रिजल्ट आता है तो वैकेंसी के बराबर 36,000 एस्पिरेंट्स ही थर्ड फेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कई एस्पिरेंट्स कई रीजंस की वजह से बाहर हो जाते हैं, जैसे किसी के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। इससे भी ज्यादा ऐसे हजारों की संख्या में एस्पिरेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पे सेलेक्टेड होते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स लाकर होम पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं, और जब बात नहीं बन पाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं जाते। ये बात कमीशन को अच्छे से पता थी, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैकेंसी के बराबर कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जबकि होता तो यह है कि 5 से 8 गुने कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक बड़ी संख्या में सीट्स खाली रह जाएं। अब वो खाली सीट्स कहां जाएंगी, उनके लिए एसएससी कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी नहीं करता। ये वैकेंसी जो बच जाती हैं, इन्हें डमी वैकेंसी कहा जाता है। इन 36,000 में से जो वैकेंसी खाली रही, उन्हें अगले साल नई वैकेंसी की तरह पेश कर दिया जाएगा, और इस तरह सरकार के पास कागजों में आंकड़ा होगा कि हमने 36,000 भर्ती निकाली। लेकिन सच में कितनों को नौकरी मिली, ये कोई नहीं जानता। इस तरह ये सरकार बच्चों को ओवर एज करके बार बार परीक्षा रद्द करवा के उनका मनोबल तोड़कर उन्हें पकौड़े तलने पर मजबूर कर रही है। बेरोजगारी की पराकाष्ठा आप ये देखिए कि हरियाणा में एसएससी एग्जाम हुआ, 13,000 सीटों की भर्ती थी, लेकिन 13 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने अप्लाई किया। एक आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया हुआ लड़का रेलवे में डी ग्रुप की नौकरी करता हुआ पाया गया। वो रेल की पटरियों पर कंकड़ पत्थर बीनने का काम कर रहा था। कुछ दिन पहले यूपी में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई। वैकेंसी 60,000 थी और 50 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। उस पर भी पेपर लीक। ये 1-2 मामले नहीं है, ऐसा हर सरकारी नौकरी में हो रहा है जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अपने मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के फॉर्मूले के साथ, जिसका मतलब है कि 4 लोगों को नौकरी देंगे लेकिन उनसे काम 10 लोगों का लेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी अध्यापक, फिर चाहे वो प्राइमरी के हों या जूनियर के हों या इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हों,
पढ़ाने के अलावा सभी काम कर रहे हैं। इंटर कॉलेजों में तो सेशन सीबीएसई की होड़ करते हुए अप्रैल में शुरू कर दिया जाता है, जबकि यूपी बोर्ड में पहले सेशन जुलाई से शुरू होता था। अब अप्रैल में शुरू होने तो लगा है, लेकिन बच्चों को सरकारी किताबें दी जा रही हैं सितंबर के महीने में। तब तक बिना किताब के बच्चा क्या झक मारने जाएगा कॉलेज में। और इस बीच कोई प्रवक्ता प्राइवेट किताबें पढ़ाना चाहे तो कॉलेज मैनेजमेंट उसको कार्यवाही की घुड़की देने लगता है। सरकार की मंशा अब पब्लिक एजुकेशन देने की रही ही नहीं है। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करना इसका एकमात्र मकसद रह गया है। यूपी बोर्ड में इंटर कॉलेज में पहले मैथ्स के सिलेबस में 6 किताबें होती थी, अब मात्र 2 रह गई हैं। क्यों? क्योंकि कई मेन चैप्टर्स को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। हालांकि ये चैप्टर्स आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में आज भी पूछे जा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड का बच्चा अब आईआईटी नीट के लिए या तो अप्लाई करे ही ना, या फिर कहीं और दूसरी जगह से प्राइवेट कोचिंग लगाए। घुमा फिराकर बात प्राइवेटाइजेशन पर ही तो आ जाती है। बहुजनों के बच्चे जिनका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, जो इंटर तक ढंग के स्कूलों में नहीं पढ़ सके, उनका तो एक सपना यही है कि कैसे भी 2-4 साल अब मेहनत करके कोई सी ग्रेड या बी ग्रेड की सरकारी नौकरी मिल जाए। इन्हें आप अब आईआईटी नीट भी नहीं जाने देंगे और सरकारी नौकरियां भी खत्म कर देंगे। यानी हजारों साल से हाशिए पर पड़े तबके को वहीं हाशिए पर ही पड़ा रहने देना चाहती है ये सरकार। कोई राजनीतिक पार्टी बहुजनों की हितैषी नहीं हुई, सब नाटक करते हैं। लेकिन मुझे याद है 2014 से पहले एसएससी और बैंक में हर साल 20-20, 25-25 हजार वैकेंसीज आती थी। साल में 2 बार एग्जाम होता था और आज बैंक में 3-3 हजार भी वैकेंसीज नहीं आती हैं। बैंक मैनेजर के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि हार्ट अटैक आने के मामलों में तेज वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है। बेरोजगारी का यह आलम है कि 11,000 चपरासी के पदों पर 55 लाख ग्रेजुएट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। 360 चपरासी पदों पर भर्ती निकलती है, 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें एमटेक करने वाले भी शामिल होते हैं। ऐसी 1-2 कोई घटना हो तो बताई जाए, लेकिन 2014 के बाद से न वैकेंसी आती है, न परीक्षाएं ढंग से होती हैं, न रिजल्ट समय से आ पाते हैं। बस कुछ अच्छे से हो रहा है तो वो जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। हर चीज के नाम में नमो जोड़ दिया जा रहा है और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चल रहा है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में बताया कि देश में जितने भी बेरोजगार हैं उनमें 83% युवा हैं। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक संस्था है, दुनिया भर में कामगारों और मजदूरों की मदद के लिए काम करती है। यानी हर 100 युवाओं में 83 बेरोजगार घूम रहे हैं। आईएलओ के मुताबिक बेरोजगारी से मतलब हर वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास काम नहीं है। बेरोजगार वो व्यक्ति होता है जिसके पास काम करने का सामर्थ्य है, जो काम कर सकता है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है। इसी आंकड़े का इस्तेमाल करके हम बेरोजगारी दर भी निकाल सकते हैं। ये 83% का आंकड़ा तब है जब बेरोजगारी मापने के ये 2 तरीके दिए जाते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति साल में 30 दिन काम करता है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाया जाएगा, चाहे बाकी के 11 महीने वो फालतू बिना काम के बैठा रहे। दूसरा, किसी ने 1 हफ्ते में अगर 1 घंटे काम कर लिया है तो वो भी बेरोजगार नहीं माना जाएगा। कायदे में ये न तो रोजगार है न जीवनी। जीवनी यानी 1 वक्त 2 वक्त की रोटी खाने वाले रोजगार के इस मापदंड से ज्यादा काम कर लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार हमारे देश में वर्किंग एज ग्रुप यानी 15 की उम्र से ज्यादा एज वाले लोगों की जनसंख्या 79% है। देश की जनसंख्या 141 करोड़ है, तो मोटा मोटा करीब 111 करोड़ 39 लाख लोग हमारे देश में कमाने खाने वाले हैं। लेकिन CMIE की एक रिपोर्ट आती है जून 2023 में, जिसमें बताया जाता है कि 111 करोड़ की जनसंख्या में 92% महिलाओं और 34% पुरुषों के पास कोई काम नहीं है। अब यहाँ एक 2016-17 में जारी की गई CMIE की रिपोर्ट का रुख करना और जरूरी हो जाता है, जो कहती है कि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 46.2% था। अब 3 चीजें समझिए। पहली, वर्किंग एज ग्रुप, जिनमें वो लोग आते हैं जो काम करने की योग्य हैं। लेबर फोर्स वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं या कहीं काम ढूंढ रहे हैं। अब वर्किंग एज ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे जिनकी उम्र 15 है लेकिन काम करने योग्य नहीं है या काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जबकि पार्टिसिपेशन रेट का मतलब उन लोगों से है जो वर्किंग ग्रुप में लेबर फोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो 42.2% पार्टिसिपेशन का मतलब है आधे से भी ज्यादा लेबर फोर्स के पास काम नहीं है। गंभीर बात यह है कि पार्टिसिपेशन का ये 46.2% का आंकड़ा 2023 में आकर 40% रह जाता है। मतलब साफ है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और अपने 45 साल के इतिहास में बेरोजगारी
ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 46.2 से 40 का अंतर प्रतिशत में कम है, लेकिन ये 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का आंकड़ा है। सीधा मतलब यह है कि 2016 से 7 करोड़ लोग सिर्फ बेरोजगार ही नहीं हुए, बल्कि वो लेबर फोर्स से ही बाहर चले गए, यानी अब वो रोजगार भी नहीं ढूंढ रहे हैं। महिलाओं के मामले में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2016-17 में 15% था, जो 22-23 में 8.8% रह गया। अब इन आंकड़ों पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना सरकारी सर्वे दिखाएगी, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा करवाया जाता है और ये हर साल किया जाता है। इसके हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2019-20 में 53% के आसपास था और 22-23 में ये बढ़कर 57.9% हो गया। सवाल है कि CMIE और सरकारी आंकड़े अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसका रीज़न है बेरोजगारी मापने के तरीके। हम और आप तो सोचते हैं कि किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 काम करने वाले और 10-12 हज़ार कम से कम कमाने वाले भी एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सरकार ये सब नहीं मान रही। सरकार अपने हिसाब से आंकड़े अच्छे दिखने चाहिए, बस इसलिए बेरोजगारी का मतलब कुछ अलग ही निकालकर सर्वे करा रही है। जो 2 तरीके मैंने शुरू में आपको बताए, हफ्ते में 1 घंटे काम करने वाला और महीने में 1 दिन काम करने वाला भी एम्प्लॉयड सरकार मान रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वर्किंग एज है उसका 38% लोगों का हिस्सा तो लेबर फोर्स का हिस्सा है ही नहीं। ना वो काम कर रहा है, ना काम तलाश रहा है। और जो CMIE और सरकार का बेरोजगारी मापने का तरीका है, उसके हिसाब से भी 2023 में CMIE ने बताया कि देश में 8% बेरोजगार हैं, यानी 3.5 करोड़ लोगों के पास नौकरी किसी भी तरह की नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जैसे हम बेरोजगार और रोजगार में डिफरेंस करते हैं, वैसे बेरोजगारी की कैलकुलेशन की जाए तो ये संख्या कहाँ पहुँचेगी। अब कुछ और आंकड़े आपको दे देता हूँ। जैसे इस देश में वर्किंग एज में आने वाले लोगों की संख्या 90 करोड़ है, जो पूरे देश की आबादी का 67% है। वर्किंग एज ग्रुप यानी 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, इसमें से 20% यानी 18 करोड़ लोग 6ठी भी पास नहीं कर पाए हैं। 38% यानी लगभग 34 करोड़ लोग 10वीं या 12वीं पास हैं, जिनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास। और इस लगभग 90 करोड़ जनता में सिर्फ 12% लोग ही ग्रेजुएट हैं। अब ILO की एक और रिपोर्ट आती है 2021 की, जो ग्रामीण रोजगार का पर्दाफाश करती है। दुनिया भर में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या का 26% खेती करने वाला है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ कुल वर्कर्स का 44% वर्कर्स खेती से जुड़े काम कर रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी 37% लोग किसानी करते हैं। केवल खेती एक ऐसा काम है जिसमें नुकसान का डर हमेशा बना रहता है, बारिश कम या ज़्यादा होने से या तूफान और बाढ़ के आ जाने से। ILO ने बताया कि देश में टोटल लेबर फोर्स 44 करोड़ है, जिसमें से 13 करोड़ लोग तो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, जो भारत में कुल रोजगार का 29% है। जानते हैं यहाँ कितनी दिहाड़ी मिलती है? हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 221 रुपये से लेकर 357 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी इन्हें दी जाती है। अब आप साल भर का हिसाब लगाने मत बैठ जाना, क्योंकि साल भर इन मजदूरों को काम नहीं मिलता। इस स्कीम में भी साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, मात्र 365 दिन की नहीं है। इन मजदूरों के बच्चे गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़कर IIT IIM तो जा नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने पब्लिक स्कूलों का हाल ही ऐसा कर रखा है। तो इनके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो पिता की तरह मनरेगा में मजदूरी करना शुरू करें या फिर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें। लेकिन सरकारी नौकरी का हाल क्या है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 39,77,000 थी। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि 1 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार में 9,64,000 पद खाली थे। इसमें से अकेले रेलवे में ही 2.5 लाख से ज्यादा पद थे। इसके अलावा पिछले साल देश के शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई, जिसमें देश भर में सरकारी स्कूलों में 8,40,000 टीचर्स के पद खाली थे, जिसमें से 7 लाख से ज्यादा पद क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों में खाली थे, जहां बेसिकली गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिन्हें मजदूर बनाया जा रहा है। वहीं सेकेंडरी लेवल यानी 8वीं से 10वीं क्लास के टीचर्स के 1,20,000 पद खाली थे। नौकरी को लेकर देश में लोग कितने इनसिक्योर रहते हैं, ये जानने के लिए एक आंकड़ा आपको जानना चाहिए कि भारत में शादीशुदा नौकरी करने वाले महज 4 करोड़ 60 लाख लोग हैं, जो PF यानी प्रोविडेंट फंड में रेगुलर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 27 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा गैप चीख चीख कर कह रहा है कि लोग घोर इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं।
अब पिछले कुछ सालों में एक नया टर्म बहुत चर्चा में रहता है जिसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। गिग इकोनॉमी, इसके अंतर्गत दो तरह के वर्कर्स आते हैं। पहले तो वो जो किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ओला ड्राइवर्स या स्विगी डिलीवरी एटसेट्रा। तो दूसरे वो वर्कर्स जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं, जो खुद को काम करने के लिए कहीं खुद जाते हैं और ढूंढते हैं और किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं होते, जैसे फोटोग्राफर्स, कंटेंट राइटर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स एटसेट्रा। जून 2022 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस वक्त गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं और ये अनुमान लगाया गया है कि 29 और 30 तक इनकी संख्या 2 करोड़ 35 लाख तक हो सकती है। इस सेक्टर को लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं। यहाँ रोजगार तो मिल रहा है लेकिन फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इन गिग वर्कर्स के गर्दन पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव जैसी सोशल सिक्योरिटी भी इन्हें नहीं मिल पाती। एक तरह से ये भी लैपटॉप वाले मजदूर बनकर अवसाद में जी रहे हैं। CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 और 23 में एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 40 करोड़ 60 लाख थी, जिसमें से सिर्फ लगभग 4 करोड़ महिलाएं थीं। यानी कुल एम्प्लॉयड लोगों में 10% से भी कम हिस्सेदारी महिलाओं की थी। इससे भी गंभीर बात, इन 4 करोड़ महिलाओं में से 48% छोटी मोटी ट्रेडर या मजदूर हैं और 18% किसान हैं। 4 करोड़ में सिर्फ 23.4% महिलाओं के पास सैलरीड जॉब है, एक निर्धारित इनकम है, माने यही कोई 94 लाख। अब सोचिए, 4 करोड़ में से 94 लाख ही काम कर रही हैं, तो रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति हमारे देश में क्या है? स्थिति जो भी हो, राष्ट्रीय रोजगार दिवस निकल चुका है। ट्विटर पर ट्रेंड होने के बाद अब मुद्दा भी मर चुका है, लेकिन कोई सत्ताधारियों से कह दे कि आंकड़े कभी मरा नहीं करते। शुक्रिया।